हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से मेरे सभी शेरनियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियोस में जितने भी प्रश्न हैं उनका लेवल देखकर मालूम चल गया होगा कि हमारी वीडियोस के प्रश्नों का लेवल क्या है। और दोस्तों, ये प्रश्न वाकई किसी भी परीक्षा के लिए बहुत यूजफुल है। साथियों, मेरा मानना है कि आप आसान प्रश्न कहीं से भी पढ़ लेंगे। मैं मानता हूँ कि हर वीडियो में 5-6 क्वेश्चंस बड़े आसान मिलते हैं, लेकिन दोस्तों वे भी बहुत से छात्र छात्राओं को नहीं मालूम होते। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो में जितने प्रश्न हैं वे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ में ढूंढ कर लाए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना, वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हो सके तो नोट कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी शेरनी आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनको आप जानते हैं। तो साथियों हो सके तो जितना भी हो धुआं कर दो, पूरा वीडियोज़ को फैला दो। तो चलिए साथियों, समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं। साथियों, आप प्रश्नों को देखना और समझना कि प्रश्नों का लेवल वाकई क्या है। मैं मानता हूं कि आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन साथियों प्रश्न आते भी ऐसे ही हैं। याद रखिएगा, आप आसान कहीं से भी पढ़ लेंगे, लेकिन हम आपको वो कंटेंट देंगे जो वाकई आपके लिए कारगर साबित होने वाला है, यूज़फुल होने वाला है। तो बताइए साथियों, कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? मधुमक्खी, बर, तितली या फिर पतंगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी। साथियों, कुत्ते के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कीट के सूंघने की क्षमता कुत्तों से अधिक होती है और साथ ही इस कीट में सुनने की क्षमता भी अधिक पाई जाती है, जिससे वे अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कैंसर की चिकित्सा में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, रेडॉन, लेजर या फिर कोई नहीं? बताइए दोस्तों। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन। और दोस्तों इन्हीं किरणों के माध्यम से कैंसर की चिकित्सा में सिकाई की जाती है। आपने देखा होगा या सुना होगा, जब कैंसर के रोगी की केमोथेरेपी से पहले या बाद में जब सिकाई होती है तो दोस्तों उस सिकाई में रेडॉन किरणों का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बुल और बियर शब्द किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बुल और बियर ये शब्द किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? विदेशी व्यापार, बैंकिंग क्षेत्र, शेयर मार्केट या फिर वस्तु निर्माण? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेयर मार्केट। दोस्तों ये स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है वह बुल कहलाता है, और जो स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को उसके भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है दोस्तों वह बियर कहलाता है। तो बुल और बियर आप समझ गए होंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? दृश्य प्रकाश, गामा किरण, एक्स किरण या फिर अवरक्त किरण? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप इसका आंसर डी सोच रहे हैं, अवरक्त किरण, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, और इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरण। दोस्तों टेलीविज़न का अर्थ होता है दूरदर्शन, और इन किरणों के माध्यम से ही इस यंत्र के सारे प्रतिबिंब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसलिए साथियों याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार हमने पहले भी रिपीट कर चुका है, और साथियों इसलिए रिपीट किया जाता है कि ताकि आपका रिविजन भी हो जाए और आपको याद भी अच्छे से प्रकार से रहे। चलिए साथियों बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। साथियों वीडियो को पॉज करके नीचे का नोट पढ़ लीजिए, स्पेशल फैक्ट है, पूरा इसके बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, विक्टोरिया, मृत सागर या फिर बैकाल? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। साथियों ये रूस में स्थित है, याद रखिएगा, रूस की बैकाल झील। पेरू व बोलीविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है, याद रखिएगा, नौकायन झील। जबकि तुर्की की वान झील, इसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और जो विक्टोरिया झील है साथियों, विक्टोरिया झील की बात करें तो यह युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा पर स्थित है। इसका ट्रिक है साथियों,
विक्टोरिया झील की कि कट, CUT कट। विक्टोरिया झील कहाँ है? कट। विक्टोरिया को काटती है कौन? कट। तो याद रखिएगा सी से बताइए साथियों, केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा, तंजानिया। साथियों याद रखिएगा, ट्रिक है बस एक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या फिर रेगूर? साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। साथियों इसका नोट पढ़ लीजिए आप वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? प्लूटो, बुध, पृथ्वी या फिर शनि? बताइए दोस्तों। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। बुध ग्रह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह है, जो कि मात्र 28 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा देता है। साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए तो उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, हर प्रश्न आपको लाजवाब मिलेगा, दमदार मिलेगा। तो साथियों बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है? साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया था। और साथियों जब ये जेल चले गए थे तो उस समय पर इनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि किसके लिए जानी जाती है? बताइए दोस्तों। तो साथियों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। और साथियों इसी को ही नमक कानून तोड़ने से संबंधित मार्च माना जाता है। साथियों कई बार प्रश्न में आता है कि नमक कानून तोड़ने वाला मार्च कौन सा था? तो साथियों वह था दांडी मार्च। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, जो कि साथियों सवाई माधोपुर में पड़ता है। और 1757-58 में स्थापित इस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? साथियों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर इसका मालूम होना चाहिए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। यहाँ पर भारत का सबसे अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों। शिवदयाल साहब, हरिदास स्वामी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर स्वामी श्रद्धानंद? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवदयाल साहब। दोस्तों ये हजूर स्वामी महाराज जी के नाम से भी जाने जाते थे और इन्होंने आगरा में सन 1861 ईस्वी में दयाल बाग में सहतूत का पेड़ लगाकर राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। साथियों याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? बताइए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, 5 सेकंड का समय है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? साथियों ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है कि ये पिछले 10 सालों में 8 से 10 बार परीक्षा में पूछा गया है और लगभग यूपीपीसीएस की पिछली 5-6 परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। साथियों किसी न किसी रूप में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। और दोस्तों इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 ईस्वी में चेन्नई में संपन्न तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति भी बन गए थे। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? साथियों आपने अभी तक जितने प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों का लेवल देख लिया होगा, तो साथियों इसलिए एक लाइक तो बनता है मेहनत के ऊपर। और दोस्तों हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बताइए दोस्तों, MBT मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दौलताबाद। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के शासन संगठन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर सन 1326-27 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली को बदलकर दौलताबाद कर दिया था। साथियों दौलताबाद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने भारत के सिंध प्रांत में जजिया कर लगाया था, जिसे सल्तनत काल के सुल्तानों ने भी जारी रखा था? अकबर, मोहम्मद बिन कासिम, जहांगीर या हुमायूं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध प्रांत में 712 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। साथियों नोट पढ़ लीजिए आप नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोसांग एक उत्सव है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर केरल? साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में लोसांग मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए दोस्तों, लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? साथियों ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनलिन। साथियों इसे F2 भी कहते हैं, F2, और F2 का तात्पर्य है फाइट और फ्लाइट, इसलिए इसको F2 कहते हैं साथियों। और यह गुर्दे के ऊपर स्थित होती है तथा तनाव की स्थिति में हार्मोन का उत्सर्जन करती है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर लास्ट 20, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, रुधिर आदान या फिर कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं मानता हूँ प्रश्न आसान कम है मेरी वीडियो में, लेकिन आपको लेवल अच्छा मिलेगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। यह चिकित्सा की वह शाखा है जिसमें शल्य क्रिया द्वारा अस्थियों को ठीक प्रकार से इलाज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और मैं मानता हूं कि आप जरूर देंगे। साथियों आपको मालूम भी होगा कि प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 56, 28 या फिर इनमें से कोई नहीं? साथियों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आपने वीडियो को देखने में बहुत समय दिया, इसके लिए साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और कोई कमेंट है तो यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और साथियों अभी तक चैनल को जिस शेयरनी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ एक बार फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, साथ ही साथ ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।